बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इंग्लिश का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे इडियम्स के, जिनको हम उर्दू में मुहावरा बुलाते हैं। ठीक है, अब मुहावरे का क्या मतलब होता है? मुहावरा जो होता है वो अपनी लिटरल मीनिंग कभी नहीं देता, उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती है, या कोई सिचुएशन को बयान करने के लिए हम उसको बोल देते हैं। जैसे शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, अब मगरमच्छ के आंसू बहाना, कोई बंदा मगरमच्छ के आंसू तो नहीं बहा सकता, लेकिन उसको हम इस सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं कि भाई वो झूठा रो रहा है, वह या वो इतना फेक रो रहा है, मतलब इतना झूठा रो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो इडियम्स का यही चक्कर होता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आल ग्रीक। आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि इट्स आल ग्रीक टू मी, इट्स आल ग्रीक टू मी, मतलब ये चीज़ें, आल ग्रीक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब मेरी समझ से बाहर है, मैं उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अब ये आपको मीनिंग एक सेंटेंस की, सॉरी एक इडियम की अगर आपको आ गई तो आप क्या करें, दूसरे जो गलत ऑप्शन है ना उनको एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट इस वजह से क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन को सही करने के। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि बहुत अजीब हो। भाई ये तो इसकी मीनिंग नहीं हो सकती। फू, फू जो है होता है उसका मतलब होता है दुश्मन, ये जो है एनिमी का सिनोनिम है, ये भी भाई इसका नहीं हो सकता। इनकम्प्रीहेंसिबल, इनकम्प्रीहेंसिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जिसमें एम्बिग्यूटी हो, जिसमें मतलब बंदे की अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनकम्प्रीहेंसिबल जो है इसका सही ऑप्शन होगा आल ग्रीक का। ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही। हम बोलते हैं ना भाई ज़्यादा फारसी या यूनानी या इटालियन में बात मत करो, सीधी सीधी बात करो जैसे हमको समझ में भी आए। अब काफ़ी सारे लोगों को ग्रीक आती भी होगी, तो कल मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले में बताया था कि ऐसा बंदा जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बात करता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? पॉलीग्लॉट। इसको भी आप याद कर लें। अगला हमारे पास इडियम है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, इसकी मीनिंग हमें बतानी है। पहले तो मैं आपको बता दूं ग्राइंड का मतलब क्या होता है। एक होता है ग्राइंड स्टोन, आप सबने देखा होगा जिस पर जो है एक्स या चाकू या जो भी कुल्हाड़ी होती है उसकी धार को जो है वो तेज़ किया जाता है, उसको रगड़ के उसको तेज़ किया जाता है ग्राइंड स्टोन पर। अब एक बंदा जो अपनी कुल्हाड़ी ग्राइंड स्टोन पर तेज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने प्रॉफिट के लिए और किसी को नुकसान देने के लिए। ठीक है, सिंपली इसकी मीनिंग ये है। ठीक है, मगर इसकी प्रॉपर स्टेटमेंट क्या होगी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू मेक अ पर्सनल प्रॉफिट आउट ऑफ अ सिचुएशन। एक सिचुएशन का फ़ायदा उठा के अपना पर्सनल जो है प्रॉफिट करना, मतलब सिंपली हम इसको सेल्फिश बंदा भी बोल सकते हैं, जो कि ऐसे एक्शंस ले, अपने एक्शन से बंदों को इन्फ्लुएंस करके जो अपने ओपिनियन है उन पर जो है वो उनको वो अपने ओपिनियन एक्सेप्ट करवाए। या ऐसा बंदा सिंपली हम उसको सेल्फिश भी बुला सकते हैं, जिसके सारे रीजंस खुद के लिए हो। इसका अगर सेल्फिश भी ऑप्शन आ जाए ना, सिर्फ एक वर्ड, तो इसका वही सही होगा। अगला हमारे पास इडियम है एस इन द होल। अब एस का मतलब जो लोग ताश खेलते हैं, जो लोग पत्ते जो ये होते हैं, कार्ड्स जो होते हैं वो खेलते हैं, उनको ये मतलब पता होगा। एस का मतलब होता है यक्का, यक्का या अक्का है इसको हम बुलाते हैं। सिंधी में तो हम जब खेलते थे तो उसको यक्का बुलाते थे। अब यक्का क्या होता है? वो हाईएस्ट कार्ड होता है जब हम कार्ड खेलते हैं, जब हम ताश खेलते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट कार्ड ये होता है। आपने कहावत या फिल्मों में सुना होगा कि अपना यक्का तभी निकालो जब सामने वाला बादशाह निकाले, क्योंकि बादशाह जो है वो सेकंड हाईएस्ट है। जब एक बंदा अपना बादशाह फेंके तो आप फिर अपना अक्का, अपना यक्का जो है वो फेंके। तो इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जो कि आपके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है, जिसकी जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसको उस वक्त इस्तेमाल करेंगे। इसको हम अ हिडन एडवांटेज बुला सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फ़ायदा या एक ऐसा एडवांटेज छुपा हुआ है, हमने छुपा के रखा है, जो कि वक्त आने पर उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सारे ऑप्शन देखें इररिलेवेंट लगेंगे आपको, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही लगेगा। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ क्रूशियल रिसोर्स दैट इज़ हिडन टिल इट्स यूज़ इज़ रिक्वायर्ड। एक ऐसा हमारा क्रूशियल अहम रिसोर्स जो कि हमने छुपा के रखा है, जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ही हम इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारे पास इडियम है ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन अ डेज वर्क, अगर इसकी हम लिटरल मीनिंग दिखाएं, अगर उसकी हम लिटरल मीनिंग निकालें तो काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इसका सही ऑप्शन जो है वो सी होगा, अ लॉट ऑफ वर्क विच इज़ डन इन वन डे।
आपको पता है कि इडियम की लिटरल मीनिंग नहीं होती, उन वो जैसे दिखते हैं उनकी मीनिंग ऐसे नहीं होती, ठीक है। तो ऑल इन अ डेज वर्क, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, समथिंग अनयूजुअल और डिफ़िकल्ट एक्सेप्टेड एज पार्ट ऑफ समवंस नॉर्मल रूटीन। एक काम जो आपके नॉर्मल रूटीन का हिस्सा है, उससे कोई भी ऐसा काम करना जो कि आपकी रूटीन में अनकॉमन हो या डिफ़िकल्ट हो, आप वो नॉर्मली करते नहीं हो लेकिन उस दिन आपको करना पड़े, तो वहाँ पर जो है अब हम इस्तेमाल करते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। जैसे एक नर्स है, एक नर्स का काम होता है एक पेशेंट की जो है वो देखभाल करना, लेकिन कभी कभार क्या होता है स्टाफ गैर मौजूदगी में अगर कोई पेशेंट वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, तो उसको वो भी साफ़ करना पड़ता है। तो ये उसकी नॉर्मल रूटीन नहीं है लेकिन उसको करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर ये हम ईडियम इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारे पास ईडियम है, दो ईडियम मैंने साथ लिखे हैं क्योंकि इनकी मीनिंग सेम है। एड इंसल्ट टू इंजरी, एड फ्यूल टू द फायर। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब ये है कि एक बंदा पहले से ज़ख्मी है बेचारे की, ऊपर से और बेइज्जती करना। इसका मिसाल मैं आपको देता हूँ देसी फैमिलीज़ में, बिलखुसूस हमारे सिंधी फैमिलीज़ में। हमारे घर में क्या होता था, हम जब छोटे थे तो बाहर से हम अगर मार खा के आते थे फिर भी घर में मारते थे अम्मी अबू वाले, और अगर बाहर से किसी को मार के आते थे फिर भी घर में मार खाते थे। बाहर से अगर किसी को मार के आते थे वो तो ठीक है भाई, घर में आके मार खा ली, लेकिन बाहर से किसी ने हमको मारा है, वहाँ से हम इंजर्ड होके आए हैं, घर आके फिर हमें मार भी पड़ती थी, हमारी बेइज्जती भी होती थी। ये है क्या हो गया, हमारी इंजरी के साथ इंसल्ट भी ऐड हो गई, मतलब उन्होंने, हम पहले से ज़ख्मी थे और इंसल्ट उन्होंने ऐड कर दी। और ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है आग में घी डालना, मतलब एक सिचुएशन है वो बहुत बुरी पहले से ही है, आप जाके वहाँ पर शैतानगिरी करके या ऐसा कोई एक्ट करके उसको और जो है वर्स कर दें और ख़राब कर दें, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टू फर्दर और लॉस विथ मॉकरी। मॉकरी का मतलब होता है तंज, और टू वर्स इन अनफेवरेबल सिचुएशन। एक मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन पहले से बनी हुई है, आप जाके किसी पर तंज करके या वहाँ पर कोई ऐसा एक्शन करते हैं जिससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। अगला हमारे पास इडियम है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। ब्राइड हम किसको बुलाते हैं, दुल्हन को, ठीक है। ये तो आधे पाकिस्तान को पता होगा। ब्राइड्समेड कौन होती है, वो औरत जो कि दुल्हन की खिदमत करती है, उसका ख्याल रखती है दौरान शादी, ठीक है। ब्राइड्स मेड जो अमूमन जो है काफ़ी सारे ऐसी औरतें भी होती हैं जो कि घरों में काम करती हैं। ये वर्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे हम सिंपली उर्दू में बोलते हैं नौकरानी, ठीक है। ऐसी औरत या ऐसा बंदा जो कि दुल्हन का ख्याल रखे, इसमें पूछ रहा है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, मतलब जो हमेशा जो है दुल्हन का ख्याल रखे। अब शादी में मेन कैरेक्टर कौन होता है, मतलब जिस पे सबका फोकस हो, वो होता है दुल्हन। वो हो गया, वो क्या हो गया, एक प्राइमरी मतलब फोकस हो गया सबका, कि सब ब्राइड पर फोकस करेंगे। ब्राइड्समेड जो कि औरत जो कि दुल्हन का ख्याल रख रही है, उस पर कौन फोकस करता है, कोई भी नहीं करता, ठीक है। वो एक तरह से सेकेंडरी रोल प्ले कर रही होती है। तो इस इडियम का मतलब ये है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, समवन वो ऑलवेज कम सेकेंड। एक ऐसा बंदा जो कि तकरीबन हर सिचुएशन में जो है उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाए, या वो जो हर मर्तबा जो है सेकंड ऑप्शन रहे सबका, मतलब एक सिचुएशन है उसमें उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। आप एक बंदे हैं जिसको बुलाया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, और इस बंदे को ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, तो इसको जो है इंक्लूड नहीं किया जा रहा उस सिचुएशन में, मतलब वो हमेशा सेकंड में आता है। आपने एक मीम भी सुना होगा कि उस बंदे से पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, वो बोलता है कि मेरा ड्रीम है कि अपने मुल्क को जो है नंबर 2 पे लेके आऊँ, क्योंकि यही मेरा सपना है। तो वहाँ से जो है उस मीम से रिलेट करके आप ये याद कर लें। अगला हमारे पास ईडियम है ऑल ईयर्स। वर्ड दो हैं लेकिन ईडियम जो है काफ़ी सारे लोगों को एग्जाम में। तो ऑल ईयर्स का मतलब क्या होता है, ईगर टू हियर समथिंग। एक बंदे हैं या कुछ बंदे हैं या एक मीटिंग में सब लोग जो है कान लगा के सुन रहे हैं कि आप आगे क्या बोलने वाले हैं, मतलब वो एक तरह से आपको सीवियर किस्म की अटेंशन पे कर रहे हैं। जैसे जब इलेक्शन हुई थी 8 फरवरी को, तो सब लोगों की ऑल ईयर्स कहाँ थे, सब लोगों की जो है वो कान कहाँ पर लगे हुए थे कि कहीं से खबर आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेरी अटेंटिव। ऐसी मतलब बात हो जो कि आप करने वाले हो और लोग जो है ईगर हो, उस पर बेचैन हो कि आप क्या बोलने वाले हैं, मतलब आपकी तरफ अटेंटिव हो, आपकी तरफ उनका अटेंशन हो, सारे उनके
कान, ऑल ईयर्स। अभी मैं फेस कैम नहीं कर रहा वरना मैं आपको करके दिखाता कि ऑल ईयर्स कैसे होते हैं, कि सब कान आपकी तरफ हैं कि आप आगे क्या बोलने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर ये इडियम सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इडियम्स की वीडियोस बनाऊं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश में जो कि एसएसटी के सिलेबस के हवाले से हम कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।